देखिए, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसके अलग अलग लेवल होते हैं। तो कौन सा प्रॉफिट का लेवल जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और जो एक्सपेंसेस हैं किस पर्टिकुलर एक्सपेंस को कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सके इजीली, और प्रॉफिट के चांसेस को मैक्सिमाइज किया जा सके। इसके लिए कंपनी क्या करती है, इनकम स्टेटमेंट जो है उसको एनालाइज करती है। तो कैसे इसको एनालाइज करें, आइए आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनए स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे, देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस और नीड क्यों है, कैसे एनालाइज करते हैं, कंपैरिजन के थ्रू, कंट्रोल के थ्रू, या इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, मेथड ऑफ कंट्रोल टू बिजनेस कॉस्ट क्या हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। अब देखिए, बिजनेस जो सेल करता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, और इसको हम सेल में लिखते हैं। सबसे ऊपर बिजनेस में सेल आती है। उसके बाद सारे खर्चे हटाते हैं, एक एक खर्चा अगर हम हटाते जाएंगे हमारे पास प्रॉफिट के लेवल्स आते रहेंगे। सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो फैक्ट्री में बनता है, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे इसमें हटाते हैं। खर्चे फैक्ट्री में दो तरह के होते हैं। पहला होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो बेसिकली पर यूनिट पे वेरी करता है। जैसे अगर पेन है, जितने ज्यादा पेन बनाएंगे उस पेन के लिए उतना ज्यादा प्लास्टिक यूज होगा, तो वो वेरिएबल है। जैसे रॉ मटेरियल, पैकिंग, लेबर, पावर एंड फ्यूल, ये सारे खर्चे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, जिसका मैटर नहीं करता कि आप एक यूनिट बनाएं या 1000, फैक्ट्री का ओवरहेड जो रेंट है वो फिक्स है। तो फैक्ट्री लेवल के सारे खर्चे जब आप हटा देंगे तो आपके पास आएगा ग्रोस प्रॉफिट। अब उसमें से एडमिन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको भी हटाएंगे। एडमिन का मतलब जैसे जो आपका हेड ऑफिस में जो डिपार्टमेंट बैठा है, सेल करने के लिए जो डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में जो डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, ये सारे खर्चे जब आप हटाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम कहते हैं इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आप इंटरेस्ट हटाएंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट हम टैक्स से पहले क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, इसलिए पहले हम सारे खर्चे हटा रहे हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स हटाने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये ओनर्स को बिलोंग करता है। इसमें से पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से कुछ अमाउंट इक्विटी होल्डर्स जो है वो रिजर्व में रखेंगे, बाकी जो है वो इक्विटी को ट्रांसफर होगा। इसको कैसे चेक करें, इसमें सबसे पहले चेक करें वैल्यू वाइज। जैसे जो फिक्स खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन का खर्चा, लेट से वो हर महीने आता है 800, तो 800 से 820 830 हो सकता है, बट ऐसा नहीं है 1000 हो जाए। तो वैल्यू वाइज चेक करेंगे, अगर होता है तो उसका आपके पास रीजन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। तो फिक्स खर्चों को आप वैल्यू वाइज देखेंगे। और जो वेरिएबल खर्चे हैं जैसे रॉ मटेरियल, जैसे हमने देखा था कि रॉ मटेरियल जो है जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा, तो उसको देखेंगे परसेंटेज टू सेल्स, कि कितनी ज्यादा सेल करने पर कितना ज्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। परसेंटेज टू सेल्स, परसेंटेज टू प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। अब समझते हैं क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसकी इतनी जरूरत है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहले इसमें बेनिफिट होता है कि प्रॉफिट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल को शो करता है। जैसा हमने देखा था ये ग्रोस प्रॉफिट, उसके बाद अलग अलग प्रॉफिट के लेवल्स को ये शो कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी है, उसका ग्रोस प्रॉफिट है 41% टू सेल्स का, और सेल का 41% जो है वो ग्रोस प्रॉफिट है। बट अगर हम देखें इबिट, जो होता है एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जब हम ग्रोस प्रॉफिट में से हटा देते हैं तो हमारे पास आता है इबिट, तो वो है 16% टू सेल्स का। मतलब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो है 25%। तो मतलब एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो 25% है, जो बहुत ज्यादा है। तो इसको आप देखेंगे इंडस्ट्री के ट्रेंड से और अपने पास्ट ईयर से, कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, और अगर कहीं एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो उसको आप कंट्रोल करेंगे कैसा है एक्चुअली, 25% कैसे हुआ। दूसरा इसमें बेनिफिट होता है कि इसमें एरर्स को ट्रेस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेस है, उसमें एडमिन कॉस्ट जो है वो जनरली 11% होती है सेल्स के, लेट से 800 होती है, और सेल्स जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। तो अगर हम ईयर वाइज देखें तो 11%, 10.8%, 11.2%, बट ऑल ऑफ अ सडन अब शो कर रही है 22%। 22%, ये बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है।
तो इसको आप चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे विद पास्ट रिकॉर्ड्स। एडमिन 2x फिक्स खर्चा है, बट हम इसको परसेंटेज में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सेल जो है उसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप अगर आता है तो वो भी आप चेक कर पाएंगे। सेल फॉर एग्जांपल बिजनेस की अगर होती है लेट्स से 600, 650, बट ऐसा नहीं है 600 और नेक्स्ट मंथ जो है वो सीधा 2000, अगर होगा तो उसको कोई स्पेशल इम्पैक्ट होगा, कोई स्पेशल ऑर्डर होगा, तो वो आपके पास जस्टिफिकेशन होगी। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई खर्चा जो है जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप आती है, तो वो आप पास्ट रिकॉर्ड के ट्रेंड से कंपेयर करके उसको ट्रेस कर सकते हैं। अनदर इसमें बेनिफिट होता है कंट्रोलिंग के लिए, जैसे बजट बनाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी आने वाले साल में, आने वाले मंथ्स में कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, उसको कंट्रोल कैसे करें एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, उसमें इनकम स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब फॉर एग्जांपल ये हम समरी देख रहे हैं, बजट में एस्टिमेट किया था कि नेट प्रॉफिट होगा 12%, बट हम एक्चुअल देख रहे हैं तो सिर्फ 6% है। तो 6% का लॉस जो हुआ वो कहाँ हुआ? एस्टिमेट कर रहे थे कि 12% होगा, बट एक्चुअल में 6% है। तो उसके लिए देखिए हम परसेंटेज में देख रहे हैं, जैसे परसेंटेज टू सेल्स, सेल 100%, रॉ मटेरियल बजट में था 40, 6, 9, 13। यहाँ हम देखें तो रॉ मटेरियल में 5% इंक्रीज हुआ है और लेबर में 1% इंक्रीज हुआ है। तो मोटा मोटा हमें यहीं से जस्टिफिकेशन मिल गई कि रॉ मटेरियल और लेबर की वजह से। उसके बाद हम रॉ मटेरियल और लेबर, अगर कंपनी अलग अलग फैक्ट्रीज है उसकी, तो एक एक फैक्ट्री में देखेंगे कि रॉ मटेरियल में किस फैक्ट्री में इंक्रीज हुआ है और कौन से पर्टिकुलर एक्सपेंस, जैसे ईआरपी होते हैं उसमें रॉ मटेरियल के कोड्स होंगे, तो किस पर्टिकुलर कोड में इंक्रीज हुआ है और उसका क्या रीजन है। तो फर्दर आप उसको इनकम स्टेटमेंट से एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को किस पर्टिकुलर फैक्ट्री में आपने कंट्रोल करना है, फिर उसके डिटेल एक्सपेंस को स्टडी करके आप इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन के थ्रू कैसे एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो जो बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं बजट से, कि बजट में जैसे हमने देखा था कि हम एस्टिमेट कर रहे थे 12%, एक्चुअल में हुआ 6%। तो जो बजट आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतना हम कमा लेंगे, तो एक्चुअल जो है उससे आप कंपेयर करेंगे। फोरकास्ट को भी एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। बजट और फोरकास्ट में डिफरेंस होता है कि बजट जो है वो चेंज नहीं होता, एक साल पहले आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि किस तरह से आपका बिजनेस जो है वो परफॉर्म करेगा। बट फोरकास्ट की बात करें तो जो करंट सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल प्राइस चेंज हो गए या लेबर के एक्सपेंस जो है वो थोड़े बढ़ गए ड्यू टू प्रॉपर जस्टिफिकेशन, तो फोरकास्ट जो है वो करंट कंडीशन को कंसिडर करके ये एस्टिमेट करता है कि आने वाले टाइम में हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो फोरकास्ट जो है इसीलिए एस्टिमेट करता है, तो इसे हम एस्टिमेशन भी कहते हैं। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर को भी आप कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल से, कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया था, इस साल हम कुछ ग्रोथ कर रहे हैं या फिर लास्ट ईयर से डाउन है या फिर कंट्रोल मैनर में चल रहे हैं। तो बिजनेस के ग्राफ को देखने के लिए लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं। यूनिट वाइज कंपैरिजन, जैसा हमने देखा था रॉ मटेरियल में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप है, तो और बिजनेस की अलग अलग फैक्ट्रीज है, तो किस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बढ़ा है, क्योंकि ऐसा नहीं है सभी फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी होगी, हो सकता है कहीं सेविंग भी हो। तो किस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बढ़ा है उसका कंपेयर करेंगे आप यूनिट वाइज, और इससे ये भी पता लगेगा कि कौन सी यूनिट जो है बिजनेस की, कौन सी फैक्ट्री जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको आप फर्दर प्रोडक्ट वाइज भी दे सकते हैं, यूनिट वाइज भी दे सकते हैं। और जैसा हमने देखा था वेरिएबल जो खर्चे होते हैं उसको हम देखेंगे परसेंटेज टू सेल्स, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन है उसके थ्रू अप एंड डाउन होते हैं। फिक्स जो है इसको देखेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू, वेरिएबल में डिपेंड करता है, जैसे परसेंटेज टू सेल्स देख सकते हैं, प्रोडक्शन परसेंटेज टू प्रोडक्शन दे सकते हैं। परसेंटेज टू सेल्स इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो फैक्ट्री रिएक्शन होती है वो ऑलमोस्ट एक कंट्रोल्ड मैनर में चलती है, लेट्स से 1%, 2%, 3%। अब बात करते हैं कि एनालाइज कैसे करें कंट्रोल करने के लिए। देखिए सबसे पहले बिजनेस में फोकस करेंगे मेजर एक्सपेंस पे, जैसे रॉ मटेरियल, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल जो है वो एक बहुत बिग पोर्शन कैरी करता है। तो इस ये हमें बेसिकली हेल्प करता है कि जो मेजर कॉस्ट है उसको हम इजिली देख पाए और उसको कंट्रोल कर पाए। और इसमें देखें कंट्रोल विद मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड, और इससे हमें हेल्प होती है स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने में। जैसे फॉर एग्जांपल बजट में एक्सपेक्टेड था कि 10 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी, बट 6 महीने हो चुके हैं, कंपनी ने अर्न किया है 4 करोड़। तो बजट के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए आने वाले 6 महीने में कंपनी को 6 करोड़ अर्न करने हैं। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसी के हिसाब से रिवाइज कर देगी बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड सेल्स और प्रोडक्शन, कि पर यूनिट अगर निकालना है स्टैंडर्ड के लिए, तो 6 महीने में अगर कंपनी को 6 करोड़ अर्न करने हैं, तो पर यूनिट के हिसाब से कंपनी जो है अपने स्टैंडर्ड रिवाइज कर सकती है।
और ये इजीली कर सकती है जब उसके पास परफॉर्मेंस होती है कि बजट में कितना कमाया और एक्चुअल में कितना कमाया और किस पर्टिकुलर सेक्शन पर उसका लोड पड़ रहा है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो मिनिमम रिटर्न कितना देना है और किस तरह से इसको रिवाइज करना है, ये कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, इसको कैसे एनालाइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने एक नई मशीनरी खरीदी और ये एज्यूम किया कि ये बेटर परफॉर्म करेगी। बेटर परफॉर्म अगर मशीनरी करती है तो उससे क्या होता है, रॉ मटेरियल वो कम कंज्यूम करती है, तो रॉ मटेरियल में सेविंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेबर जो है उसका बहुत ज्यादा वर्क उसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ऑटोमेटिक है तो लेबर में भी सेविंग आएगी। तो अगर कोई बिजनेस ने एडवांस मशीनरी खरीदी है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या रॉ मटेरियल में सेविंग आई है, लेबर में सेविंग आई है। और ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन है जो बढ़ेगा, क्योंकि मशीन ज्यादा खरीदेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन में इंक्रीज होगा, बट रॉ मटेरियल और लेबर में सेविंग आएगी। तो रॉ मटेरियल प्लस लेबर की सेविंग और इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, तो नेट जो है वो क्या आपको बेनिफिट हो रहा है या फिर लॉस है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी जो है वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है या फिर प्रोडक्ट की शिफ्टिंग करती है कि एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में, तो इस केस में क्या हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या ओवरऑल जो है वो बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई स्पेशल रेट कॉन्ट्रैक्ट करती है विद रॉ मटेरियल सप्लायर, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है हर महीने, तो कंपनी ने क्या करा, जो सप्लायर है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 ईयर का, कि एक पर्टिकुलर रेट पर ही वो सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर कंपनी जो है प्रोडक्ट के प्राइस में रिवीजन करती है तो इससे यहाँ तो सेविंग होगी रॉ मटेरियल में या फिर सेल बढ़ेगी। सेविंग कैसे हो सकती है रॉ मटेरियल में, अब मान लीजिए सेल वैल्यू है 600, बट प्राइस बढ़ा दिया है अगर कंपनी ने, तो जहां 100 यूनिट्स लगती थी वहां 80 यूनिट्स पर ही 600 की वैल्यू जो है वो अचीव कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ा दिया है। तो प्राइस बढ़ाने के लिए अगर सेम अमाउंट चाहिए तो कम यूनिट्स में ही वो अमाउंट आप अचीव कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल कॉस्ट लेट से 2 रुपीज है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट उसमें आएगी 200, सेकंड उसमें आएगी 160, तो यहाँ सेविंग इज रॉ मटेरियल है। बट अब जैसे मान लीजिए कंपनी सेम यूनिट प्रोड्यूस करती है, पहले भी 100 थी अब भी 100, तो वैल्यू बढ़ा दी है तो इसमें वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर प्रोडक्ट में प्राइस में रिवीजन हुआ है तो या तो रॉ मटेरियल में सेविंग आएगी या फिर रेवेन्यू इंक्रीज होगा। क्या हुआ है इसको आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं बिजनेस की कॉस्ट को कंट्रोल करने के क्या मेथड होते हैं। सबसे पहले तो देखिए इंडस्ट्री वाइज, क्योंकि एक ही कंपनी जो है उसकी नेचर की अगर अदर कंपनी बिजनेस में वर्क कर रही है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस एज पर मार्केट कैसी है, तो उसके लिए इंडस्ट्री वाइड कंपैरिजन कर सकते हैं। अपने पास्ट रिकॉर्ड की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि एक ही पेज पर आप एन नंबर ऑफ पीरियड्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। और एनालाइज कर सकते हैं डिटेल्स में, जैसे अगर देखना है कि रॉ मटेरियल में डिफरेंस क्यों आया, तो इसको आप, अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में रॉ मटेरियल में एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, जैसे प्राइस की वजह से है, कंजम्पशन की वजह से है, फॉर्मुलेशन मतलब प्रोडक्ट को बनाने का जो मेथड था कि किस तरह से रॉ मटेरियल उसमें यूज होगा उसमें कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस है, या फिर प्रोडक्ट का मिक्स चेंज कर दिया कि पहले क्वांटिटी डिसाइड थी कि एक्स वाई जेड प्रोडक्ट इस क्वांटिटी में बनेंगे, अब उनकी जो क्वांटिटी है वही चेंज कर दी। और बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से न्यू मेथड देता है कंट्रोल करने के लिए न्यू प्रोजेक्टेड कॉस्ट का। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी देख रही है कंपनी का जो रॉ मटेरियल है इन रिलेशन टू सेल वो 41% है, तो अगर कोई न्यू प्रोजेक्शन करता है, न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं या किसी जगह पे वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, किसी नए एरिया में वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको पहले से ये पता रहेगा कि किस तरह से उनका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। तो मोर और लेस वो उसी तरह से अपने बिजनेस के लिए नई इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं जो प्रोबेबल होगी। क्या अगर हम यहाँ फैक्ट्री ओपन करते हैं या फिर इस लोकेशन में बिजनेस करते हैं तो ऑलमोस्ट वो भी इस तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये एक तरह का बेस हमें प्रोवाइड करता है। तो ये मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने बिजनेस की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है और इसको कैसे एनालाइज करके बिजनेस की कॉस्ट को कंट्रोल किया सकता है। I hope you like this video. Thanks for watching.